शिमला शहर, फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल, मनोचिकित्सा विभाग। आर्यन जिंदल, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक जोर से उठ गया और उसने अपनी आंखें खोल दी। उस पल उसकी आंखें ऐसे चमक उठी मानो उनमें अरबों तारे हों। ऐसा लग रहा था मानो उसने एक ब्रह्मांड बना लिया हो। पानी, उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और उसका शरीर जलने लगा। उसका गला ऐसा लग रहा था जैसे धुआं निकलने वाला है। वह खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से कराह उठा। आर्यन जिंदल, तुम जाग रहे हो। उसके कान के पास एक सुखद आश्चर्य भरी आवाज गूंजी। यह आवाज कानों को कोमल और सुखद लगी। फिर उसके होठों पर एक ठंडा बर्तन रखा गया और उसके गले से ठंडा पानी बह निकला। आर्यन की चेतना भी स्पष्ट हो गई। जब उसने उस लड़की को देखा जिसने उसे पानी दिया था, तो आर्यन खुद को रोक नहीं सका और बोला, रागिनी, क्या तुम मर नहीं गई हो? उसके सामने खड़ी लड़की के कंधे तक काले बाल थे और उसकी खूबसूरत आंखें रत्नों की तरह चमक रही थीं। उसकी पलकें लंबी थीं और उसके होंठ लाल थे। उसके चेहरे की विशेषताएं बहुत ही सुंदर थीं। उसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और वह किसी पेंटिंग से निकली परी की तरह लग रही थी। उसे यकीन नहीं हुआ। मानो अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की के बालों को सहलाया। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? रागिनी ने सहज रूप से एक कदम पीछे हटकर आर्यन के स्पर्श को चकमा दिया। उसकी स्पष्ट आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। क्या ये हो सकता है कि मैं वापस आ गया हूँ? रागिनी का खूबसूरत चेहरा उसके सामने साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन का चेहरा अचानक कांप उठा और उसके दिल में तूफान आ गया। यादें उसके दिमाग में स्लाइड शो की तरह घूम गईं। हरिद्वार शहर के आर्यन जिंदल के वंशज के रूप में उनकी सगाई मूल रूप से रीमा के एक अमीर परिवार की लड़की से हुई थी। हालांकि लड़की ने अचानक शादी से इनकार कर दिया और आर्यन हरिद्वार शहर में सबसे बड़ा मजाक बन गया। आर्यन क्रोधित हो गया और उसने शादी रद्द करने आए युवा मालिक की पिटाई कर दी, जिससे भारी हंगामा मच गया। अपने दादा के मार्गदर्शन में आर्यन ने परिवार से संबंध तोड़ लिए और उसे परिवार से निकाल दिया गया। उसे शिमला शहर भेज दिया गया। शिमला में एक तीसरे दर्जे के परिवार की बेटी रागिनी मित्तल ने गुप्त रूप से आर्यन से शादी कर ली। आर्यन मित्तल परिवार का दामाद भी बन गया। हालांकि रागिनी सुंदर थी और शिमला में नंबर 1 सुंदरता के रूप में जानी जाती थी और उसका व्यक्तित्व सौम्य था। आर्यन, जो सोचता था कि वह एक अमीर और शक्तिशाली परिवार से है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह अपने दादा से नफरत करता था क्योंकि उसने उसे शिमला में फेंक दिया था, एक ऐसी जगह जहां पक्षी भी शौच नहीं करते थे। आर्यन उदास और नाराज था, लेकिन उसके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस पर कोई दया नहीं दिखाई, उसे हर मोड़ पर पीटा और डांटा। हालांकि रागिनी दयालु थी और उसने आर्यन को नहीं छोड़ा। उसने हर कीमत पर आर्यन का इलाज किया और उसकी अच्छी देखभाल की। 2027 में हरिद्वार के जिंदल परिवार को एक बड़ा परिवर्तन झेलना पड़ा। उसके पिता को पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया और उसने घृणा से आत्महत्या कर ली। मूलतः दादाजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां की हाईवे पर एक कार दुर्घटना में ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ये हत्या का संदेह था। जिंदल परिवार का पतन हो गया और जिंदल परिवार का मेडिसिन किंग समूह अन्य परिवारों में विभाजित हो गया। इस बिंदु पर आर्यन को आखिरकार अपने दादा की मेहनती व्यवस्था समझ में आ गई। यह उसे हमले के आघात से बचाने और जिंदल परिवार के वंश को बचाने के लिए था। जिंदल परिवार के नष्ट हो जाने के बाद सुदीप ने तुरंत अपने पंजे और दांत दिखाए और रागिनी को खुद को उसके हवाले करने के लिए मजबूर किया। रागिनी अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने लकड़ी का कोयला जलाकर आत्महत्या कर ली। जिसकी आत्मा निराशा, अपराधबोध, घृणा, पागलपन और अन्य नकारात्मक भावनाओं से टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, शिमला में एक चट्टान से कूद गया। वह अपना असफल जीवन समाप्त करना चाहता था। हालांकि आर्यन मरने में सफल नहीं हुआ। इसके बजाय उसे एक साधक द्वारा दूसरे समय और स्थान पर ले जाया गया जो पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, और वह साधना के मार्ग पर चल पड़ा। इस बार वह 10,000 साल के लिए चला गया। मात्र 500 वर्षों में आर्यन सबसे बुनियादी शारीरिक तप से महायान चरण तक आगे बढ़ गया। वह 9वें स्वर्ग के 9वें चरण से गुजरा और अमर हो गया। उसे आकाशगंगा का शून्य भगवान कहा जाता था। शेष हजारों वर्षों में आर्यन ने कड़ी मेहनत की और बहादुरी से आगे बढ़ा। उसने ब्रह्मांड को पार किया और हत्या करके अपने दांव को साबित किया। वह युद्ध के देवता और विनाश के देवता का पुत्र था। वह अजेय था और अपने हाथ को ऊपर उठाकर किसी भी ग्रह को नष्ट कर सकता था। अंत में वह अराजकता भगवान के दायरे में पहुंच गया। अराजकता के देवता, सर्वोच्च देवता। इसका प्रतीक ये था कि वह ब्रह्मांड के अपने नियम विकसित कर सकता था
अराजकता को तोड़ सकता था तथा एक ऐसा ब्रह्मांड खोल सकता था जो पूरी तरह उसका अपना था। हालांकि ब्रह्मांड की स्थापना की प्रक्रिया में आर्यन फिर भी नष्ट हो गया और उसका दांव नष्ट हो गया। ये केवल अंतिम क्षण में ही था कि उसे समझ में आया कि भले ही वह ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंच गया हो और ब्रह्मांड की सभी जातियों को नीचा समझ रहा हो, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने माता पिता की मृत्यु का अफसोस और रागिनी के प्रति गहरी अपराध भावना थी। उसके दिल में मौजूद दानव ने आर्यन को नष्ट कर दिया। हजारों महिमा की तुलना प्रेम की मुस्कान से नहीं की जा सकती। अमरता प्रियजनों की संगति जितनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कभी जाने नहीं दिया। अपनी मृत्यु के समय आर्यन ने घृणा से आकाश की ओर देखा और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। अगले ही पल उसका शरीर बिखर गया और अरबों काले उल्कापिंडों में बदल गया। कौमा, कुछ नहीं। रागिनी, क्या तुम्हारी गर्दन ठीक है? जब वह होश में आया तो आर्यन ने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी आंखों में दर्द और उदासी की झलक दिखाई दी। उसकी गर्दन पर चोट का निशान कुछ दिन पहले का लग रहा था, जब उसने गुस्से में उसका गला घोंट दिया था। मैं ठीक हूँ। रागिनी के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। आर्यन की चेतना बहुत स्पष्ट थी और वह अभी भी उसकी परवाह करता था। यह उसके पिछले अनियमित व्यवहार से पूरी तरह अलग था। क्या ये संभव है कि वह ठीक हो गया हो? आर्यन को लगा कि उसकी जीवन शक्ति का सागर खाली हो गया है और सच्ची ऊर्जा का कोई निशान नहीं है। वह खुद को भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका और एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने पूछा, रागिनी, अभी कौन सा दिन और साल है? The 12th of March 2024। रागिनी का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वे सब असफल रहे। वह कैसे ठीक हो सकता था? आह, मैं सचमुच पागल हूँ। इस साल मेरी उम्र 25 साल है। मुझे विश्वविद्यालय से स्नातक हुए 3 साल हो चुके हैं और मैंने अभी 1 साल पहले रागिनी से शादी की है। आर्यन की आंखों में परमानंद की झलक दिखाई दी और वह खुद से बुदबुदाया। इसके अलावा बड़े परिवारों को अपना कदम उठाने में अभी 5 साल बाकी हैं। मेरे पास बहुत समय है। तुमने क्या कहा? रागिनी ने चिंता भरे चेहरे के साथ आर्यन को देखा। मैं ठीक हूँ, चलो अब अस्पताल से चलें। आर्यन ने सिरिंज को फाड़ दिया और अपने हाथ पर लगे खून की परवाह किए बिना वह जल्दी से बिस्तर से उतरा और खिड़की की ओर चला गया। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। हाँ, तो क्या हुआ अगर मुझमें साधना का कोई निशान नहीं है? मैं फिर से सब शुरू कर सकता हूँ। इन 5 सालों में मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या यहाँ तक कि गोल्डन कोर लेवल तक पहुँचने में सक्षम हो जाऊंगा। कम से कम इस धरती पर तो मैं अजेय हो जाऊंगा। फिर उसने आसमान की ओर देखा और उसकी आंखों से एक पागल हत्यारी मंशा निकल रही थी, मानो वह आसमान को फाड़ देगा। पिछले जन्म में तुमने मेरे परिवार को अपमानित किया और मार डाला। इस जन्म में मैं तुमसे 1000 गुना बदला लूंगा। पिछले जन्म में तुमने मेरी प्यारी पत्नी को ले लिया था और मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। इस जन्म में मैं तुम्हें तब तक यातना दूंगा जब तक तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ। मैं अपने लिए आकाश को कंपा दूंगा, पृथ्वी को अपने सामने झुका दूंगा और पूरी दुनिया को अपने लिए उलट पुलट कर दूंगा। ये दृश्य देखकर नज़ इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। मिस जिंदल, आपके पति फिर से बीमार लग रहे हैं। क्या आप उन्हें ट्रैंक्विलाइजर का एक और इंजेक्शन देना चाहेंगी? कोई ज़रूरत नहीं। रागिनी ने अपना सिर धीरे से हिलाया और अपने दिल में आह भरी। वह फिर से पागलों की तरह बोलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसके ठीक होने का अभी भी कोई संकेत नहीं है। इस समय फोन की घंटी बजी। रागिनी चौंक गई और जल्दी से फोन उठाया। प्रेसिडेंट, मैं अस्पताल में आर्यन की देखभाल कर रही हूँ। काम हो गया, मैं तुरंत कंपनी वापस जाऊंगी। फोन रखने के बाद रागिनी ने आर्यन से कहा, आर्यन, क्या आप अकेले टैक्सी लेकर वापस जा सकते हैं? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। आर्यन ने अपना हाथ हिलाया। तो फिर सावधान रहना और जल्दी घर चले जाना। रागिनी ने चिंतित होकर आर्यन को देखा और जल्दी से बाहर निकल गया। रागिनी, मेरे पिछले जन्म में मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ऋणी था। इस जन्म में मैं तुम्हें जीवन भर की खुशी और स्थिरता दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि भविष्य में कभी भी आपको कोई नुकसान या शिकायत नहीं होने दूंगा। लड़की की पीठ की ओर देखते हुए जैसे ही वह धीरे धीरे दूर चली गई, आर्यन की आंखों में स्नेह की झलक दिखाई दी और वह धीरे से बोला। बंद अध्याय। आर्यन वार्ड से बाहर निकलकर दूसरे वार्ड के दरवाजे के पास से गुजरा। अचानक उसे अंदर से रोने की आवाजें आती सुनाई दी। आर्यन ने एक नर्स को रोका और पूछा, कोई क्यों रो रहा है? मुझे लगता है कि एल्डर जाने वाले हैं। उफ, कितने अफसोस की बात है। नर्स ने आह भरी। मिस्टर रावत है।
सिंघानिया एक मार्शल आर्ट मास्टर हैं। वे कभी इंडियन सीक्रेट सैन्य क्षेत्र में टाइगर स्पेशल फोर्स के प्रशिक्षक थे। उन्होंने दक्षिणी संप्रदाय के रक्षा दल के नेता। उन्होंने दक्षिणी संप्रदाय की मार्शल आर्ट के प्रसार में बहुत योगदान दिया। क्या आप मिस्टर रावत को जानते हैं? वह उसका छोटा भाई है, नर्स ने श्रद्धा से भरे चेहरे के साथ कहा। ओह, ये तो वही है। आर्यन ने सिर हिलाया। मिस्टर सिंघानिया न केवल मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल हैं, बल्कि वे बहुत धार्मिक भी हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट चैरिटी फंड की स्थापना की है और स्कूल न जाने वाले सैकड़ों बच्चों को प्रायोजित किया है। शिमला के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। नर्स थोड़ी भावुक हो गई। मिस्टर रावत एक मार्शल आर्ट मास्टर थे। उनके शिष्य शिमला में हर जगह थे। उन्होंने सेना में कई श्रेष्ठ सैनिकों को प्रशिक्षित किया था और यहाँ तक कि इंडियन ब्रिगेडियर सैन्य क्षेत्र के नेताओं के समान स्तर के थे। इसलिए रावत परिवार लिंजो में सबसे प्रमुख परिवार था। वे सिंघानिया परिवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हाँ, मैंने उनके बारे में सुना है। मार्शल आर्ट मास्टर, टाइगर स्पेशल फोर्स के प्रशिक्षक। उन्हें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद शिमला में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कहा जा सकता है। आर्यन ने सिर हिलाया और वार्ड में देखा। बिस्तर के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। वह मिस्टर रावत का हाथ पकड़े हुए थी और फूट फूट कर रो रही थी। उसके बगल में एक सुंदर अधेड़ उम्र की महिला भी रो रही थी और लड़की को सांत्वना दे रही थी। वार्ड लोगों से भरा हुआ था। उनमें से हर एक के पास एक शक्तिशाली आभा थी। उनके पहनावे से लगता था कि वे या तो अमीर थे या फिर शक्तिशाली। बिस्तर पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था जिसके चेहरे पर उम्र के धब्बे थे। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। उसके गालों की हड्डियां ऊपर उठी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आखिरी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वह ये सांस छोड़ता तो उसकी मृत्यु हो जाती। दिव्य डॉक्टर, क्या कोई और रास्ता नहीं है? भले ही हमें सचिव रावत के पार्टी स्कूल प्रशिक्षण से वापस आने के लिए 3 महीने और इंतजार करना पड़े, फिर भी हम ये कर सकते हैं। सैन्य वर्दी पहने एक अधिकारी ने लंबे गाउन पहने एक बूढ़े व्यक्ति से चिंतित भाव से कहा। संदीप था, कृपया इस बूढ़े आदमी को मदद न कर पाने के लिए माफ कर दो। दिव्य डॉक्टर शर्मा नामक वृद्ध व्यक्ति ने असहाय होकर आह भरते हुए कहा। बड़े साहब की अजीब बीमारी का पता बहुत देर से चला। अभी बीमारी उसके पूरे शरीर में फैल चुकी है, जिससे उसके अंग काम करना बंद कर रहे हैं। उसमें गिरावट के लक्षण दिख रहे हैं। मेरी तो बात ही छोड़िए, कोई देवता भी उसे नहीं बचा पाएगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरा सदन एक बार फिर हृदय विदारक क्रंदन से भर गया। दिव्य चिकित्सक शर्मा शिमला में दिव्य सुइयों के राजा थे। उनके गुरु बैरागी गुप्त समुदाय के शाही चिकित्सक थे। शिमला में उनकी चिकित्सा कौशल सर्वश्रेष्ठ थी। यदि उसने कहा कि वह मिस्टर रावत को ठीक नहीं कर सकता, तो ये मूलतः उसके जीवन का अंत था। एक झोलाछाप डॉक्टर जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, वह सफेद पोशाक पहने कसाई से अलग नहीं है। जब सभी लोग निराश थे, तभी दरवाजे से एक धीमी सी आवाज आई। क्या कहा आपने? तुम्हें मेरी चिकित्सा कौशल और ईमानदारी पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर शर्मा ने भौहें सिकुड़ी और आर्यन को घूरा। उसकी आंखें आग उगलने वाली थीं। डॉक्टर शर्मा शिमला में इतना प्रसिद्ध था कि रावत परिवार को भी उसके प्रति विनम्र होना पड़ा। लेकिन आज उसे इस बदमाश ने अपमानित किया। वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। क्या मैं आपकी चिकित्सा कौशल पर सवाल नहीं उठा सकता? आर्यन कमरे में आया और ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। बड़े साहब स्पष्ट रूप से अपने जीवन के अंत में नहीं हैं। उनके पास जीने के लिए अभी कम से कम 5 साल और हैं। यदि आप ढोंगी नहीं हैं, तो फिर आप क्या हैं? क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? गार्ड संदीप ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये लड़का छोटा था, लेकिन उसका अहंकार चरम पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे, आर्यन ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, मेरा उपनाम जिंदल है। मैं दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूं जो मिस्टर रावत को बचा सकता हूं। क्या इतना विश्वास? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। हर किसी के दिल में उथल पुथल मच गई और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक रास्ता है? सुंदर महिला ने पहली बार अपना सिर उठाया और उसने भौहें सिकुड़ते हुए आर्यन को ध्यान से देखा। अचानक शर्मा के पीछे खड़ा एक युवक ठहाका लगाते हुए हंसा और बोला, मैं सोच रहा था कि यह कौन है। क्या ये पागल आर्यन जिंदल है? नहीं है। वह युवक लंबा और सुंदर था। वह पूरी तरह से हथियारबंद था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था। अगर वह सड़क पर चलता तो निश्चित रूप से सुंदर आदमी लगता। हालांकि उसने आर्यन को तिरस्कार से देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रेष्ठ इंसान चींटी को नीची नजर से देख रहा हो। हाँ, दुश्मनों से मुलाकात तो होगी ही। आर्यन की नजर उस युवक पर पड़ी। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। कार्तिक राणा, राणा परिवार का युवा स्वामी और निशांत कपाड़िया का कुत्ता। कार्तिक के पिछले जीवन में आर्यन को सबसे बड़ा झटका कार्तिक से मिला था। ये कार्तिक ही था जिसने आर्यन को अनंत काल के लिए नरक में भेज दिया था। कार्तिक और आर्यन घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन कार्तिक ने उसे औद्योगिक शराब और यहाँ तक कि विषाक्त पदार्थों के साथ मिश्रित शराब पिलाई, जिससे उसके मस्तिष्क को स्थायी क्षति पहुंची और वह पागल हो गया। कार्तिक, तुमने क्या कहा? वह पागल है? सुंदर महिला ने आश्चर्य से पूछा। बड़ी बहन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कुछ समय पहले उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसका दिमाग खराब हो गया था। उसे घर पर हर दिन बुखार रहता है और वह अपना ख्याल भी नहीं रख सकता। वह अक्सर मनोरोग विभाग में जाता है और बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। क्या मजाक है? कार्तिक ने तिरस्कार में हंसते हुए कहा। तो वह एक पागल व्यक्ति है। शर्मा अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और आर्यन को तिरस्कार से देख रहा था। अगर तुम दूसरों से अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हें अपना वजन खुद तौलना होगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम खुद को मूर्ख मत बनाओ। जल्दी करो और बाहर निकलो। हालांकि बिस्तर के पास रोती हुई लड़की को ऐसा लग रहा था कि उसे जीवन रक्षक तिनका दिख गया है। उसने आर्यन की आस्तीन पकड़ ली और विनती की, कृपया मेरे दादाजी का इलाज करें। अगर आप मेरे दादाजी को बचा सकते हैं तो मेरा रावत परिवार आपकी विनती मानेगा और आपको वीआईपी की तरह ट्रीट करेगा। रावत परिवार की राजकुमारी शालिनी रावत शिमला में नंबर 1 सोशलाइट थी। उसका रूप और फिगर शीर्ष पायदान पर था और उसका स्वभाव अलौकिक था। यहाँ तक कि कार्तिक भी लंबे समय से उस पर मोहित था। हालांकि आर्यन का दिल रागिनी पर केंद्रित था और उसे उसकी परवाह नहीं थी। डॉक्टर शर्मा, बड़े साहब की बहू, असहाय थी। वह केवल शर्मा को एक कड़वी मुस्कान के साथ देख सकती थी। डॉक्टर शर्मा, चूंकि आप कुछ नहीं कर सकते तो उसे कोशिश क्यों नहीं करने देते? कौन जानता है, शायद कोई मौका मिल जाए। आंटी, वह पागल आदमी है। वह क्या कर सकता है? उसे बड़े साहब को अपमानित न करने दे। कार्तिक ने आर्यन को तिरस्कार से देखा और नाक भान से कुड़ी। आह कार्तिक, चूंकि श्रीमती रावत कोशिश करना चाहती है तो उन्हें कोशिश करने दीजिए। मिस्टर शर्मा ने हाथ हिलाया और उपहास किया। फिर उसने आर्यन को तिरस्कार से देखा। यदि मैं किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकता तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। यदि आप बड़े साहब का इलाज कर सकते हैं तो मैं आपको चाय परोसने और आपको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। उसके शब्दों से भीड़ में हंगामा मच गया। ठीक है, चूंकि यह बदमाश दूसरों से अलग दिखना चाहता है तो उसे इसका इलाज करने दो। यदि वो बड़े साहब का इलाज नहीं कर सकता है तो मेरे पास उसे मारने और निशांत सिर के लिए रागिनी को नीचे ले जाने में बाधा को दूर करने का एक कारण है। कार्तिक ने उदास होकर आर्यन को देखा। उसके दिल में हत्या की मंशा चमक रही थी। श्रीमत रावत और मिस रावत, मिस्टर शर्मा, कृपया रुके और हमारी गवाह बने। बाकी लोग कृपया चले जाइए। आर्यन ने कार्तिक को तिरस्कार से देखा और अपने हाथों को पीठ के पीछे करके मिस्टर रावत के पास चला गया। बंद अध्याय। कार्तिक राणा इतना क्रोधित था कि उसे खून की उल्टी आने लगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बाहरी कैसे हो गया? हालांकि मिस्टर शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, हम मिस्टर जिंदल की बात सुनेंगे। आप सभी अब जा सकते हैं। जल्द ही शर्मा, मिस रावत और संदीप के अलावा बाकी सभी लोग चले गए। वार्ड काफी खाली लग रहा था। आर्यन ने शर्मा को देखा और कहा, दिव्य डॉक्टर शर्मा, क्या आपके पास कोई चांदी की सुइयां हैं? हम्फ। शर्मा ने घृणा से नाक भान से कुड़ी और एक चमड़े की सुई की थैली सौंप दी। इस बच्चे के पास एक्यूपंक्चर के लिए कोई उपकरण भी नहीं है, फिर भी वह दिव्य डॉक्टर होने का दिखावा करने की हिम्मत करता है। कितना अज्ञानी और अहंकारी है। आर्यन ने सुई की थैली ली और उसमें से एक तेज 3 धारी सुई निकाली। उसने अपनी उंगली का सिरा काटा और तुरंत खून बहने लगा। आप क्या कर रहे हो? सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया। शर्मा हैरान था। आर्यन, तुमने मिस्टर रावत पर एक्यूपंक्चर करने के बजाय अपनी उंगली क्यों काट ली? आर्यन ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने बेडसाइड टेबल से एक मेडिकल रिकॉर्ड उठाया, एक साफ कागज का टुकड़ा फाड़ा और अपनी उंगली से चित्र बनाना शुरू कर दिया जिसमें से खून टपक रहा था। ये खून की तरह लाल था और केचुए की तरह मुड़ा हुआ था। कुछ समय बाद यह एक ताबीज में बदल गया। ये बहुत अजीब लग रहा था। यह एक ताबीज है। अरे बाप रे,
यह 21वीं सदी है और आप अभी भी अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए जादू टोना का उपयोग करना चाहते हैं। शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सामने वाला व्यक्ति पागल तो नहीं होगा, लेकिन वह झूठा जरूर होगा। शर्मा और शालिनी भी दंग रह गए। ध्यान से देखें, आत्मा भक्षण करने वाली आग। आर्यन ने अपने बाएं हाथ से एक अजीब इशारा किया और चुपचाप एक मंत्र पढ़ा। फिर उसने ताबीज को बड़े रावत के सिर पर फेंक दिया। इस समय सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक अकल्पनीय दृश्य था और साथ ही एक अभूतपूर्व शानदार दृश्य भी। ताबीज हवा में जलने लगा और लाल रोशनी में बदल गया, जो आर्यन की उंगली से बड़े रावत के सिर तक पहुंच गई। यह ऐसा था जैसे कोई खूबसूरत महिला अपने प्रेमी की कविता के नीचे लाल रोशनी डाल रही हो। ये कविता जितनी हल्की और सपने जितनी खूबसूरत थी, लेकिन जहां लाल बत्ती थी वहां हवा बहुत गर्म थी। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे वे भट्टी में हों। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। बड़े रावत के सिर के ऊपर से काली काली कीवी की धारियां निकली और छत की ओर लुढ़क गईं। उसी समय रात में रोने वाले बूढ़े कौवे की तरह दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली एक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। इससे सभी लोग इस हद तक हिल गए कि वे टूटने के कगार पर पहुंच गए और लगभग जमीन पर गिर पड़े। यह क्या है? आश्चर्य से चीखें गूंज उठीं। काली ऊर्जा ने रूपांतरित होकर चक्की के पत्थर के आकार की एक काली खोपड़ी बनाई। यह इतनी घनी थी कि ऐसा लग रहा था कि यह काले गोंद से बनी है। खोपड़ी ने अपने दांत पीस लिए और आर्यन को नाराजगी से घूरने लगी। बेटे, तुम में कुछ क्षमता तो है, लेकिन चूंकि तुम आज मुझसे मिले हो, इसलिए मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कुत्ते की जान ले लूंगा। कमरे के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और हवा में काली गैस भर गई थी। दृश्य भयानक था और तापमान गिर गया था। हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो वे बर्फ की गुफा में हों। उनके रोंगटे खड़े हो गए और वे कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। दरार। बेडसाइड टेबल पर रखा कांच का कप पहले तो सफेद बर्फ की परत से ढक गया और फिर टूट गया। क्या ये कोई भूत है? डॉक्टर शर्मा इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। तस्क तस्क, 3 साल पुरानी इन स्पिरिट का स्वाद वाकई बहुत अच्छा होगा। यह मेरे शरीर एकीकरण चरण के लिए भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोट। हालांकि आर्यन बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय उसकी आंखों में लालच की चमक थी, जैसे किसी भूखे भूत ने स्वादिष्ट भोजन देख लिया हो या किसी कंजूस ने सोना देख लिया हो। तुम कहाँ से आए हो? तुम मुझसे डरते नहीं हो? भूत हैरान हुआ और गुस्से से चिल्लाया। चलो भी। आर्यन ने बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने प्राइमल कैस आर्ट का संचालन किया, अपना मुंह खोला और अचानक चूसा। गर्जन, मुझे छोड़ दो। एक बहुत बड़ा चूषण बल आया और भूत अचानक चीखने और चिल्लाने लगा। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, मुड़ रहा था और आकार बदल रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यह बेकार था। आर्यन का मुंह एक ब्लैक होल की तरह था जो प्रकाश को भी निगल सकता था, जिससे उसका बच निकलना असंभव हो गया। भूत एक काले ऊर्जा में बदल गया और आर्यन के मुंह में घुस गया। पलक झपकते ही आर्यन ने उसे पूरी तरह से निगल लिया, जैसे वेल गाय को निगल जाती है। बहुत भरा हुआ, बहुत भरा हुआ। आर्यन ने अपने पेट को थपथपाया, बहुत संतुष्ट था। उसके ऊर्जा सागर में पहले से ही एक भूत की ऊर्जा थी जो परिष्कृत होने की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत मृत्यु की ऊर्जा और धार्मिकता की ऊर्जा थी। जहां तक शरीर निर्माण की बात है, तो इसका उद्देश्य मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने तथा शरीर को बेहतर बनाने के लिए इन ऊर्जा को अवशोषित करना था। साधारण साधना पद्धतियां केवल स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करके शरीर को मजबूत कर सकती है। हालांकि आर्यन देव स्तरीय साधना पद्धति, आदिम अराजकता कला का उपयोग कर रहा था, जो सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। चाहे वह सितारों की शक्ति हो, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा हो, भूत की मृत्यु की ऊर्जा हो, मृत्यु की ऊर्जा हो या मियास्मा की ऊर्जा हो, वे सभी समुद्र में बहने वाली नदियों की तरह थे। उसने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। उसने उनका सार लिया और उन्हें अपने उपयोग के लिए एक भट्टी में परिष्कृत किया। सारा स्थान शांत था। मिस्टर शर्मा, शालिनी और संदीप अवाक रह गए। आरामदायक, बहुत आरामदायक। जैसे ही सभी लोग अवाक रह गए, बड़े रावत फुर्ती से बिस्तर से उठे और दिल खोलकर हंसने लगे। मैंने अभी अभी नरक के राजा को देखा। वह छोटा सा भूत मुझे जीवन और मृत्यु की पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहा था। अचानक एक बड़े हाथ ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं सोच रहा था कि यह कौन है, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो ये दिव्य डॉक्टर जिंदल था। हर कोई दंग रह गया।
मिस्टर रावत 1 वर्ष से अधिक समय से बिस्तर पर थे, लेकिन वे बहुत जल्दी जीवित और सक्रिय हो गए। क्या अर्रे की चिकित्सा कुशलता थी! ये तो बस दिव्य कुशलता थी। दादाजी, इतना परेशान मत होइए। पहले लेट जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाकर आपकी जांच करवाती हूँ। शालिनी इतनी भावुक हो गई कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वह बड़े रावत का साथ देने के लिए उनके पास गई, लेकिन वह अभी भी थोड़ी चिंतित थी। जांचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मैं यह महसूस कर सकता हूँ। बड़े रावत ने कहा ने अपना हाथ हिलाया और फिर अपने दोनों हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ लिया, उसे लगातार हिलाते रहे। इस बूढ़े आदमी का जीवन मुझे तुमने दिया है। मिस्टर जिंदल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रावत, आपका स्वागत है। आर्यन ने बड़े रावत का हाथ छोड़ दिया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा हो गया। उसने शर्मा की ओर देखा और कहा, दिव्य डॉक्टर शर्मा, मुझे आश्चर्य है कि क्या अब आप आश्वस्त हो गए हैं। शर्मा तुरंत काम उठे और विनम्र मुस्कान के साथ बोले, मैं आश्वस्त हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं आश्वस्त हूँ। तुमने अभी क्या कहा? अगर मैं एल्डर रावत को ठीक कर दूं, तो तुम एक शिष्य की तरह मेरे सामने घुटने टेककर प्रणाम करोगे। आर्यन ने अपनी छोटी उंगली से उसका कान पकड़ा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं घुटने टेककर हार मान लूंगा। शर्मा का चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने लबादे का किनारा उठाया और घुटने टेकने ही वाला था। सितारों की दुनिया में योग्य लोग ही शिक्षक थे। वह आर्यन जितना कुशल नहीं था और उसने बार बार उसका अनादर किया था। उसके लिए घुटने टेकना स्वाभाविक था। रहने भी दो, मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख शिष्य को स्वीकार नहीं करूंगा। आर्यन ने उसे उठाने में मदद की और दरवाजे से बाहर निकल गया। मिस्टर जिंदल, 1 मिनट रुकिए। बड़े रावत ने शालिनी की मदद से तुरंत उसका पीछा किया। आह, क्या विशेषज्ञ है। मैंने वर्षों में जो चिकित्सा कौशल सीखा था, वह सब बेकार चला गया। आर्यन के लंबे और प्रभावशाली शरीर को देखकर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया और उसने निराशा में धीरे से अपना सिर हिलाया। उन्होंने 8 साल की उम्र में बैरागी के संरक्षण में चिकित्सा सीखना शुरू किया। उन्होंने 13 साल की उम्र में चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू किया और अनगिनत कठिन बीमारियों को हल करने के लिए देश के उत्तर और दक्षिण में अपने गुरु का अनुसरण किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने चिकित्सा में महारत हासिल की और अपने गुरु की 9 महलों और 18 सुइयों को विरासत में लिया। 33 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु का संरक्षण छोड़ दिया और एक स्कूल स्थापित करने के लिए शिमला के पास आ गए। 40 साल की उम्र में ही दिव्य सुइयों का राजा का नाम पूरे शहर में फैल चुका था। उन्हें दिव्य सुइयों का राजा के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब वह एक युवा से हार गया था। वह खुद को यह महसूस करने से नहीं रोक सका कि वह एक नायक था जो अपनी युवावस्था से गुजर चुका था। दिव्य डॉक्टर शर्मा। शर्मा के उदास चेहरे को देखकर संदीप ने चिंतित होकर पुकारा, श्रीमती रावत, आज से कृपया मुझे दिव्य डॉक्टर मत कहिएगा। मैं दिव्य डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं हूँ।